नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आई एम श्योर लगातार आप टाटा के बारे में सुन रहे होंगे। जनरली टाटा अच्छे चीजों को लेकर खबरों में रहता है। बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का विश्वास है, ट्रस्ट है टाटा के ऊपर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गलत चीजों को लेकर टाटा खबरों में रहा है और इसी की वजह से हमारे लिए जानना जरूरी हो गया है कि क्या टाटा एक बड़े खतरे में है। क्या 180 बिलियन डॉलर का जो इतना बड़ा कारोबार है, क्या ये डेंजर में है। और इसी की वजह से हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि ये टाटा ट्रस्ट क्या है, टाटा सन्स क्या है, यहाँ पर फाइट क्या चल रही है टाटा ट्रस्ट के अंदर, गवर्नमेंट ने क्यों इंटरवीन किया है, भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच अगर आप चाहते हो, चाहे 2026 की तैयारी, 2027 या फिर 2028 की तैयारी, हर एक बैच का लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैकग्राउंड समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है कि ये टाटा ट्रस्ट है क्या और ये मैटर क्यों करता है। क्योंकि इस समय सारी जो लड़ाई है वो आपको टाटा ट्रस्ट में देखने को मिलेगी। लेकिन ये टाटा ट्रस्ट क्या है? देखो, टाटा ट्रस्ट एक फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट है जो कि फाउंड किया गया था टाटा फैमिली के द्वारा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो टाटा ट्रस्ट है वो टाटा सन्स को ही कंट्रोल करता है। क्योंकि टाटा सन्स अगर आप देखोगे ना, तो इसमें 66% स्टेक ये टाटा ट्रस्ट का है। अगेन मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूं। आप सब जानते हैं टाटा के बारे में, जो टाटा ग्रुप है इसमें इतनी सारी कंपनीज हैं। टाटा ग्रुप आप सब जानते हैं 1868 में फाउंड किया गया था और इसके जो फाउंडर थे वो थे जमशेद जी टाटा। ये सब आपको पता होगा, हेडक्वार्टर मुंबई में है और इनमें बहुत सारे प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल हो गया, डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जहां पर टाटा का प्रेजेंस आपको देखने को ना मिले। या फिर सर्विसेज की बात करें, एयरलाइंस, एयर इंडिया आज के डेट में टाटा के अंडर में है। एरोस्पेस हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, टीसीएस आप सब जानते हैं। इसके अलावा फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ये सब कुछ, ये जो टाटा ग्रुप है, क्वेश्चन ये है कि ये टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी कौन है। मतलब कि ये जो टाटा ग्रुप की हम बात करते हैं, इसकी होल्डिंग कंपनी, मेन कंपनी कौन है जो इसको कंट्रोल करती है, और वो है आपका टाटा सन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है, टाटा सन्स का जो भी मालिक होगा वो पूरे टाटा ग्रुप को कंट्रोल करेगा। सिंपल सी चीज है। तो ये टाटा सन्स अगर आप देखोगे ना, इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है आपका टाटा ट्रस्ट। आप देख सकते हो 66%, मतलब टाटा सन्स में 66% जो स्टेक है वो टाटा ट्रस्ट के पास है। और टाटा ट्रस्ट में आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो लोग हैं जो इसको होल्ड करते हैं, जो ट्रस्टीज हैं बेसिकली। और इनफैक्ट मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर टाटा सन्स के पास जो स्टेक है ना टाटा ग्रुप के अंदर, टाटा ग्रुप के कई कंपनीज है, जैसे इंडियन होटल्स कंपनी, ये जो ताज ग्रुप वगैरह आप देखते हो ये इसके अंडर में आती है। तो टाटा सन्स के पास इसका 35% स्टेक है। टाटा केमिकल का 31% स्टेक है। बहुत सारे, चाहे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, 40% है। या फिर कई अनलिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। जैसे अभी आपको पता होगा आईपीओ आया है टाटा कैपिटल का, इसका 92% स्टेक टाटा सन्स के पास है। टाटा प्रोजेक्ट हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम हो गया। तो ये जितने भी आप देख रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ा स्टेक किसका है? ये टाटा सन्स का है। और मैंने आपको क्या बताया कि टाटा सन्स को कौन कंट्रोल करता है? सबसे ज्यादा जो स्टेक है वो टाटा ट्रस्ट के पास है 66%। और सेकंड नंबर पर है आपका शापूरजी पलोंजी ग्रुप, आप सब जानते होंगे। इनके पास टाटा सन्स का 18.4% स्टेक है और बाकी का लगभग 15.6% जो स्टेक है वो इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स के पास है। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स है और टाटा सन्स को सबसे ज्यादा कंट्रोल, मतलब इसका जो मेन स्टेक होल्डर है वो है आपका टाटा ट्रस्ट। तो जाहिर सी बात है, अगर टाटा ट्रस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि क्या होगा कि सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट है, तो टाटा ट्रस्ट क्या करेगा? यहां पर जो भी बोर्ड के मेंबर्स होंगे उसको अपॉइंट करने का हक टाटा ट्रस्ट के पास होगा। तो टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स के अंदर कई सारे अपने जो
मेंबर्स हैं बोर्ड में उसको अपॉइंट करता है। अब ये जो बोर्ड के मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, ये टाटा ग्रुप को चलाते हैं कि टाटा ग्रुप किस दिशा में जाएगी, टाटा ग्रुप को क्या यहाँ पर जो टाटा मोटर्स के अंदर कौन सी गाड़ियाँ बनानी है, मतलब क्या उनको नई गाड़ी लॉन्च करनी है, क्या एक नई कंपनी को एक्वायर करना है, मतलब जो भी बड़े डिसीजंस होते हैं ना वो अल्टीमेटली टाटा सन्स लेगी। और टाटा सन्स को कौन अपॉइंट करेगा, उसके जो मेंबर्स हैं, अल्टीमेटली सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर ये टाटा ट्रस्ट के पास होगा। तो सोच के देखिए, अगर टाटा ट्रस्ट में प्रॉब्लम हुआ, टाटा ट्रस्ट के अंदर इश्यूज आए, तो इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा टाटा सन्स पर, अल्टीमेटली इसका असर पड़ेगा पूरे टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। ये मैं पहले आपको बताना चाहता था कि आखिरकार टाटा ट्रस्ट इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि अल्टीमेट इसके जो ओनर हैं, सबसे ज्यादा बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो हैं आपके टाटा ट्रस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि ये जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा है वो क्या है, इसका रूट कॉज क्या है। देखो ये जो इनफाइटिंग है ना वो बेसिकली पावर स्ट्रगल को लेकर है कि आखिरकार बोर्ड के अंदर जो नॉमिनेशंस है, मतलब ये जो टाटा सन्स मैंने आपको बताया ना, यहां पर ये जो टाटा सन्स है, राइट, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अंदर कौन मेंबर होगा बोर्ड का। तो टाटा ट्रस्ट के अंदर इश्यूज चल रहे हैं, कोई ट्रस्टी कह रहा है कि ये पर्सन होना चाहिए, कोई दूसरा ट्रस्टी कह रहा है नहीं ये पर्सन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई कंट्रोल करना चाहता है, राइट। और ये प्रॉब्लम क्यों आई ये आप सब जानते होंगे। पिछले साल जो है रतन टाटा की मृत्यु हो जाती है, और जब भी एक्चुअली यही होता है कि जब आप देखोगे ना एक बहुत बड़ा कोई टावरिंग फिगर है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा होता है, तो रतन टाटा के ऊपर तो करोड़ों लोगों का विश्वास था, सब कुछ ठीक चल रहा था, उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर जब रतन टाटा जी की मृत्यु होती है पिछले साल अक्टूबर 2024 में, तो पूरा लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि आखिरकार इनको कौन लीड करेगा। तो उनके डेथ के बाद जो है धीरे धीरे करके आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं, और अल्टीमेटली क्या है कि यहाँ पर जो नोवेल टाटा हैं, हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा, उनको फाइनली चेयरमैन बना दिया जाता है टाटा ट्रस्ट का। ध्यान से समझिएगा, मैं टाटा ट्रस्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि पहले जो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे वो थे रतन टाटा, लेकिन रतन टाटा की मृत्यु के बाद जो नोएल टाटा है, हाफ ब्रदर ऑफ रतन टाटा, उनको यहां पर फाइनली चेयरमैन बना दिया जाता है। और कुछ जो ट्रस्टीज हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगती है, मतलब टाटा ट्रस्ट के अंदर कुछ लोग सहमत हो जाते हैं कि चलो हाँ नोवेल टाटा रहेंगे चेयरमैन, लेकिन बाकी के जो ट्रस्टीज हैं उनको इश्यूज होता है कि आखिरकार एक फैक्शन के पास ज़्यादा पावर आ रही है, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पर जो नोवेल टाटा है वो चेयरमैन हो। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा ट्रस्टीज के अंदर बेसिकली 6 ट्रस्टीज हैं, मेंबर्स हैं, और वो डिसीजन लेते हैं, वो 6 के नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट है उन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया, और वो रूल ये था कि 75 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, मतलब नॉमिनी डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाएंगे टाटा सन्स के अंदर, उनको हर साल टाटा ट्रस्ट से परमिशन लेनी होगी। टाटा ट्रस्ट उनको अप्रूव करेगा, तभी वो हर साल जो है टाटा सन्स के अंदर नॉमिनी के तौर पर अपॉइंट हो पाएंगे। तो एक प्रकार से यहां पर जानबूझकर एक रूल लाने की कोशिश की गई ताकि यहां पर एक जो फैक्शन है उसके पास पूरा कंट्रोल ना आ जाए। डोंट वरी, आपको ये वाला चीज भी समझ में आ जाएगा। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से क्या हुआ है कि ये जो पूरा मामला सामने आया ना, वो सितंबर में, पिछले महीने एक बड़ा फ्लैश पॉइंट हुआ। 11 सितंबर 2025 को टाटा ट्रस्ट की मीटिंग होती है। अब इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ गए तो पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। टाटा ट्रस्ट की मीटिंग होती है 11 सितंबर को, और उस समय मेन एजेंडा क्या था इस मीटिंग के अंदर, ध्यान से समझिए, वो था आपका विजय सिंह को रीअपॉइंट किया जाए टाटा सन्स के नॉमिनी डायरेक्टर के पद पर। मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर टाटा सन्स में जो भी बोर्ड मेंबर अपॉइंट होंगे उसमें सबसे बड़ा से किसका होगा, टाटा ट्रस्ट का होगा, कि टाटा सन्स को कौन चलाएगा, मतलब अल्टीमेटली टाटा ग्रुप को कौन चलाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि जो विजय सिंह थे वो ऑलरेडी डायरेक्टर के पद पर थे, उनको नॉमिनेट किया गया था टाटा ट्रस्ट के द्वारा। तो वापस से मुद्दा उठा कि क्या उनको रीअपॉइंट करना चाहिए। ठीक है, ये 11 सितंबर की मीटिंग में मुद्दा उठा, और इसको सपोर्ट किया गया नोएल टाटा जो चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के, और वाइस चेयरमैन है वेणु श्रीनिवासन। उन दोनों ने कहा कि हाँ विजय सिंह को वापस से डायरेक्टर के पद पर नॉमिनेट कर दो टाटा सन्स के अंदर। लेकिन बाकी के जो 4 ट्रस्टीज थे, मतलब 2 ट्रस्टीज नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन ने तो कहा कि चलो हाँ इनको करना चाहिए नॉमिनेट डायरेक्टर के पद पर, लेकिन मेहुल मिस्त्री,
प्रमीत झावेरी और जहांगीर और साथ ही साथ डेरियस खम्बाटा, ये जो 4 ट्रस्टीज हैं उन्होंने मना कर दिया और आउटकम ये रहा कि 4-2 के वोट से विजय सिंह का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, ये रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब 2 लोग सपोर्ट में थे और 4 लोग अपोज कर रहे थे और इसी की वजह से अगर आप देखोगे, मतलब ये जो 4 लोग हैं ना, उनका कहना था कि मेहिल मिस्त्री को यहां पर बना देना चाहिए डायरेक्टर। तो मेहिल मिस्त्री जो ऑलरेडी ट्रस्टी हैं, उनको यहां पर डायरेक्टर के पद पर नॉमिनेट करना चाहिए, ना कि विजय सिंह को, इनको हटा देना चाहिए। तो इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहां पर 2 गुट एक प्रकार से हो गया। एक तरफ है नोएल टाटा कैंप, जहां पर 2 लोग हैं, नोएल टाटा और वेणु श्रीनिवासन, और दूसरा जो फैक्शन सामने आया वो है मेहिल मिस्त्री कैंप, सॉरी मेहली मिस्त्री कैंप, और इसके अंदर 4 ट्रस्टीज हैं, ये एक साथ हो गए। तो इसी की वजह से ये पूरा फैक्शन, मतलब हुआ क्या कि इन सारे एपिसोड में विजय सिंह ने यहां पर रिजाइन कर दिया क्योंकि वो रीअपॉइंट हो नहीं पाए, और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया तब मामला पब्लिक में सामने आया कि टाटा ट्रस्ट के अंदर चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। मतलब यहां पर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट ही नहीं किया गया। अब आप सोचिए, टाटा ग्रुप को चलाना है, टाटा सन्स को चलाना है, जो टाटा सन्स पूरे टाटा ग्रुप को चलाएगी, उसमें जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाटा ट्रस्ट के अंदर फाइटिंग चल रही है। यहाँ पर 2 गुट बन गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पूरा मामला जो है सामने आ गया। तो इस स्प्लिट की वजह से यहाँ पर वर्टिकल डिवीजन हो गया विथ इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, और ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। साइरस मिस्त्री का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद से, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा थोड़ा सा इसके बारे में। लेकिन इन्हीं सारी चीजों के बीच में आप देखोगे ना, तो यहां पर शपूरजी पलौंजी ग्रुप, मैंने आपको क्या बताया अभी स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो टाटा सन्स में सबसे बड़े स्टेक होल्डर टाटा ट्रस्ट है 66%, दूसरे नंबर पर है 18.4% के साथ सपूरजी पलौंजी ग्रुप। अब सपूरजी पलौंजी ग्रुप ने जस्ट 1-2 दिन पहले यह कहा है कि टाटा सन्स को लिस्ट कर देना चाहिए। मतलब यहां पर क्या है कि टाटा सन्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बहुत ज्यादा ओपेक है, किसी को पता नहीं चल पा रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो शपूरजी पलौंजी ग्रुप का कहना है कि हम चाहते हैं कि टाटा सन्स को जो है आपका लिस्ट कर दो मार्केट में। अब एक बार कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है ना, तो उनको बहुत सारे डिटेल्स बताने होते हैं, पब्लिक को चीजें क्लियर करनी होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो इसको लेकर भी एक फाइट चल रहा है। कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि यहां पर टाटा सन्स को लिस्ट करना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि टाटा सन्स को लिस्ट नहीं करना है, ये एक अलग मामला चल रहा है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर टाटा ट्रस्ट में क्या इश्यूज आ गया, और इसी की वजह से अब देखिए टाटा अपने आप में इतनी बड़ी कंपनी है, कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां पर कोई इश्यूज हो, क्योंकि वहां पर इश्यूज आएंगे तो वो एक इमेज खराब होगी, और किसी भी कंपनी के लिए, और स्पेशली टाटा जैसे कंपनी के लिए इमेज खराब वो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और इसी की वजह से यहां पर सरकार को दखल देना पड़ गया। और आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई मतलब टॉप मिनिस्टर्स के साथ। आप देख सकते हो टाटा ग्रुप के जो लीडर्स हैं, नोएल टाटा और टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, आप सब जानते हैं, तो उनकी मुलाकात हुई होम मिनिस्टर अमित शाह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के बीच में। अब इस चीज को पब्लिक तो नहीं किया गया है कि यहाँ पर क्या मीटिंग में सामने आया क्या नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज बेसिकली ये था, सिंपल था। टाटा लीडरशिप को ये बोला गया कि देखिए आपको जो करना है करो, लेकिन वापस से जो स्टेबिलिटी है टाटा ट्रस्ट के अंदर वो रीस्टोर करिए। आप ये नहीं कर सकते, मामला पब्लिक में इस तरह से नहीं आ सकता। तो रीजन भी है कंसर्न का, क्योंकि गवर्नमेंट को डर यह है कि अगर इसी तरह से चलता रहा कॉन्फ्लिक्ट तो इसकी वजह से डिस्टेबिलिटी आ सकती है। यहां पर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अक्रॉस जितने भी टाटा फर्म्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, नेशनल इकोनॉमिक रेपुटेशन का सवाल है। देखिए आज के डेट में जो स्टॉक मार्केट है भारत का, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे, उसका 5% मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। सोचिए इतना ज्यादा वैल्यू रखता है टाटा ग्रुप, तो वहां पर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और जैसा मैं आपको बता रहा था ना, 2016-17 के में भी कुछ इस प्रकार का क्राइसिस हुआ था। आपको याद होगा, डायरेक्टली रतन टाटा और साइरस मिस्त्री जो शपूरजी पलौंजी ग्रुप के ही हैं, यहाँ पर साइरस मिस्त्री, उनके बीच में और जो आपका रतन टाटा है, दोनों के बीच में काफ़ी इश्यूज हुए थे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो उस समय बेसिकली प्रॉब्लम था टाटा सन्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में, उस समय गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को लेकर। लेकिन आज के डेट में प्रॉब्लम टाटा सन्स और शेयर होल्डर्स के बीच में नहीं है, आज के डेट में खुद जो ट्रस्ट है उनके बीच में ही फाइट चल रहा है कि अल्टीमेटली टाटा सन्स को कौन कंट्रोल करेगा। वो जो 2 गुट मैंने आपको बताया था ना, नोवेल टाटा
और मेहली मिस्त्री, तो उन दोनों गुटों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो पावर स्ट्रगल है वो शिफ्ट हो गया है। पहले 2016 में पावर स्ट्रगल था कॉर्पोरेट लेवल को लेकर, राइट? तो अब ये हो गया है ओनरशिप लेवल पर, ऊपर की तरफ चला गया है ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या हो सकता है, व्हाट नेक्स्ट। देखो, कुछ आउटकम्स ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो हो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए, जो ट्रस्टीज हैं वो आपस में एग्री कर जाएं, मामले आपस में सुलझा लें कि किसको अपॉइंट करना है डायरेक्टर के पद पर। तो चलो, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, वापस से चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी। या फिर हो सकता है कुछ जो ट्रस्टीज हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए, रिटायर हो जाए, वो खुद विदड्रॉ कर जाएं। या फिर हो सकता है गवर्नेंस रिफॉर्म आ जाए, नया ट्रांसपेरेंसी मेजर्स आए, वोटिंग स्ट्रक्चर नया आ जाए, एज और टर्म लिमिट आ जाए। या फिर अगर मामला खराब होता गया, ये डिस्प्यूट लंबा चलता रहा, तो डेफिनेटली ये टाटा ग्रुप के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, लेट मी टेल यू। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये कि इसका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या होगा भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में। देखो, यहां पर टाटा के केस में अभी क्या होता है वो अल्टीमेटली डिटरमाइन करेगा कि भारत में जितने भी फर्म्स हैं जो लार्ज फैमिली के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, फाउंडेड ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, उसके अंदर सक्सेशन प्लान, ट्रांसपेरेंसी, बोर्ड कंट्रोल किस तरह का होगा, वो टाटा का ये वाला केस डिटरमाइन करेगा। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स टाटा को एक बेल वेदर की तरह देखते हैं कि भारत के कॉर्पोरेट रिलायबिलिटी में, और यहां पर अगर कोई इंस्टेबिलिटी आएगी तो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं आ जाएगा, वो बेचकर अपना शेयर्स भागने की कोशिश करेंगे। और इससे आरबीआई और सेबी के लिए भी बड़ा लेसन है कि वो आगे चलकर किस तरह के रूल्स, नियम वगैरह लेकर आते हैं ताकि इस तरह के इश्यूज वापस से क्रिएट ना हो। तो ये पूरा मामला था दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में, एकदम शॉर्ट क्रिस्प में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली टाटा ट्रस्ट के अंदर चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी टाटा एंटरप्राइज थी जो भारत के बाहर पहली बार स्टैब्लिश की गई थी? टाटा ऑब्वियसली बात है भारत में बना, लेकिन पहली कौन सी ऐसी फर्म थी टाटा की जो भारत के बाहर जो है स्टैब्लिश की गई? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, स्टडी IQ IAS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IAS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच एट 7499, UPSC 2027 Long Term Foundation Batch at 19999 and UPSC 2028 निर्माण बैच at 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड। सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 092400232393। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।